नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है कि कृषि से संबंधित उत्पाद जो हैं, कृषिगत उत्पादों के आंकड़ों को हम लोग देख रहे थे। और पिछली वीडियो में लगभग जो आधे घंटे का वीडियो था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो पूरा वीडियो बन नहीं पाया था और जिससे अधूरा रह गया था। तो उसमें उस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि देखिए प्रमुख फसलों का बुआई क्षेत्रफल, तो जिसमें चावल का देखा था हम लोगों ने कि 411.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो है कि चावल की खेती की जाती है, ये की गई है 2023 के सितंबर के आंकड़ों के अनुसार। और जिसमें जो है कि दाल दाल का हम लोगों ने देखा था 123.57 लाख हेक्टेयर है। तो वो इसमें से अगर दोस्तों तुलना करके पूछा भी जाता है तो चावल और गेहूं का पूछ लेता है कि किस फसल का बुआई क्षेत्रफल जो है कि बुआई क्षेत्र ज़्यादा है। तो देखिए 411.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है वह क्षेत्रफल पर चावल की खेती की गई है। और उसके बाद जो है कि 341.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो है कि गेहूं की खेती की गई है। तो ये दो आंकड़े हम लोगों को जो है कि कंठस्थ रखने हैं, बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला जो है जानकारी वो इस कॉलम से है कि प्रमुख फसलों का उत्पादन, सकल क्षेत्रफल और उनकी उत्पादकता। तो इसमें भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। खाद्यान्न में देखिए खरीफ और रबी में, तो खरीफ के अंतर्गत जो है वो है 155.7 और रबी के अंतर्गत है 157.8 मिलियन टन उत्पादन हुआ है 2023-24 में। खरीफ फसलों का उत्पादन जो है वो 157 पूरा खरीफ और रबी टोटल का जो है कि खाद्यान्न जो है वो हुआ है 329.78 लाख मिलियन टन। और उसके बाद जो है कि मिलियन टन सॉरी केवल। और उसके बाद रबी का जो हुआ है, रबी की फसलों का वो हुआ है 157.8 मिलियन टन। और उसके बाद अनाज में देख लेते हैं। देखिए अनाज में जो है कि रबी और खरीफ दोनों का दिया है मिला के। तो ये वाला कॉलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहाँ से सवाल आने की बहुत ही कम संभावना है। और अगर आएगा भी तो हम चाहे कितना भी इसको याद कर लें, शायद वहाँ पे करने में बड़ा मुश्किल होगा और यहाँ से पूछे भी नहीं जाते हैं। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि वैश्विक कृषिगत उत्पाद के आयाम, मतलब विश्व में कौन सा देश कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। तो देखिए संसार के क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 4 राष्ट्र जो हैं वो है रूस, कनाडा, यूएसए और चाइना। और भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। उसके बाद ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आता है 5वें और 6वें नंबर पर। उसके बाद की भारत आता है 7वें नंबर पर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते हैं हम कि वैश्विक कृषिगत उत्पाद FAO का जो आंकड़ा है 2022 के अनुसार, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। हाँ तो ये है देखिए। उसके बाद दोस्तों और शीर्ष वैश्विक कृषिगत उत्पाद देश में हम देखते हैं चावल का जो है, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, फिर उसके बाद भारत में होता है, फिर बांग्लादेश में होता है, फिर इंडोनेशिया में, फिर वियतनाम में। चावल उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है चावल के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में दोस्तों चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है रूस और चौथे नंबर पर है यूएसए और 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों कभी कभी केवल सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, मतलब कि देश है, ये पूछ लेता है कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ये पूछ लेता है। या कभी कभी 2 से 3 या 4 देशों के नाम दे देगा और उनका घटते हुए क्रम में पूछ लेगा उत्पादन। तो मैक्सिमम 4 या 5 तक हम लोगों को याद रखना चाहिए। अमूमन जो है कि पहला ही पूछ लेता है विकल्प बना करके। अब उसके बाद देखिए दोस्तों मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो है अमेरिका, सेकेंड नंबर पर है चीन और थर्ड नंबर पर है ब्राज़ील और फोर्थ नंबर पर है आपका अर्जेंटीना, फिर 5वें नंबर पर है भारत। जौ के उत्पादन में दोस्तों रूस नंबर 1 पे है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है, फ्रांस नंबर 3 पे है और जर्मनी नंबर 4 पर है। उसके बाद है कनाडा नंबर 5 पर है। ज्वार के उत्पादन में दोस्तों नाइजीरिया पहला स्थान है, उसके बाद सूडान है, फिर यूएसए है, फिर मैक्सिको है, फिर इथियोपिया है। और दाल का हमने आपको बताया भी था, दाल के उत्पादन, उपभोग और आयात तीनों में भारत नंबर 1 पे है। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दाल के उत्पादन में भी और उपभोग में भी और आयात करने के मामले में भी भारत पहले स्थान पर है, तीनों मामले में। उसके बाद देखिए दाल के उत्पादन में दूसरा जो देश है वो है पोलैंड और फिर है यूनाइटेड किंगडम, फिर है फ्रांस, फिर है मोजाम्बिक। अब हम लोग ये कौन सी फसलें थी, ये अनाज फसलें थी। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे तिलहनी फसलों में कौन सा देश
तिलहनी फसलों में जो फसलें आती हैं उनमें कौन सा देश किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। मूंगफली का दोस्तों छिलका युक्त जो मूंगफली होती है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है, दूसरे नंबर पर भारत में होता है, और भारत में अगर राज्य पूछेगा तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है कि मूंगफली का उत्पादन होता है। और नाइजीरिया तीसरे नंबर पर, फिर यूएसए है, फिर सूडान है दोस्तों। उसके बाद मस्टर्ड सीड का उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वो है नेपाल, फिर दूसरा नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर है कनाडा, और चौथे नंबर का देश है मलेशिया, और पाँचवें नंबर का देश है यूएसए। सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो है ब्राज़ील, फिर उसके बाद यूएसए है, फिर अर्जेंटीना है, फिर चीन है, तब जाकर के भारत पाँचवें स्थान पर सोयाबीन का उत्पादन करने वाला देश है। सूरजमुखी का उत्पादन करने वाला जो देश है सबसे नंबर 1 पे वो है रूस, फिर दूसरे नंबर पर है यूक्रेन, तीसरे नंबर पर है अर्जेंटीना, चौथे नंबर पर है चीन, और पाँचवें नंबर पर है तुर्की। तो ये दोस्तों जो है कि तिलहनी फसलों का उत्पादन कौन सा देश सबसे ज़्यादा करता है, कौन सी तिलहनी फसल का। उसके बाद हम देखेंगे नकदी फसल का, कैश जो क्रॉप्स होती हैं उनका कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। गन्ना का दोस्तों, गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में होता है, फिर दूसरे नंबर पर भारत में होता है, तीसरे नंबर पर चीन में होता है, चौथे नंबर पर थाईलैंड में होता है, पाँचवें नंबर पर पाकिस्तान में होता है। और गन्ना का दोस्तों पूछा भी जाता है कई बार, तो हमको आपको गन्ना का याद रखना है। गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पर भारत है, यहीं से कन्फ्यूजन करके पूछ लेता है। उसके बाद कपास के उत्पादन में, कपास और जूट दोनों का उत्पादन में दोस्तों अपना भारत जो है ये नंबर 1 पे है। देखिए भारत और भारत, तो ये हमको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर है कपास के उत्पादन में वो है चीन, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर ब्राज़ील है। और जूट के उत्पादन में भी बताया हमने भारत नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश, और तीसरे नंबर पर है कंबोडिया, और चौथे नंबर पर है उज्बेकिस्तान, पाँचवें नंबर पर चीन। जूट का दोस्तों इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो 11 फरवरी को जिसका पेपर रद्द हो गया, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, उसमें एक स्टेटमेंट यहाँ से बना के पूछा था कि जूट का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है वो है भारत। तो एक विकल्प एक कथन और कारण में बना के दिया था, तो ये हमारा सही है, वो कथन सही था कि भारत जो है कि जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। उसके बाद देखिए दोस्तों नारियल का जो है वो नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया में होता है, फिर फिलीपींस में होता है, फिर जाकर के थर्ड नंबर पर भारत होता है। भारत जो है कि नारियल का उत्पादन करने के मामले में तीसरे स्थान पर है। उसके बाद चौथे नंबर का जो देश है नारियल उत्पादन वो है श्रीलंका, पाँचवें नंबर का देश है ब्राज़ील। चाय का भी दोस्तों पूछा जाता है। देखिए चाय का 2 तरीके से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि कभी कभी चाय के निर्यात में कौन सा देश आगे है, तो वो स्टेटमेंट आगे मिलेगा। अभी चाय के उत्पादन में देखिए, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, सेकंड नंबर पर अपना भारत करता है, फिर उसके बाद केन्या करता है, फिर उसके बाद श्रीलंका करता है, और फिर उसके बाद तुर्की। एक समय था कि केन्या सबसे ज़्यादा जो है कि चाय का निर्यात करता था। अब आज अगर वही डेटा होगा तो ठीक है, अदरवाइज अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो मिलेगा। देखिए कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो है ब्राज़ील, और दूसरे नंबर पर है वियतनाम, तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, फिर चौथे नंबर पर है कोलंबिया, और पाँचवें नंबर पर है इथियोपिया। उसके बाद दोस्तों कॉफ़ी के बाद तंबाकू का देखते हैं हम लोग। तंबाकू का भी पूछा जाता है। तंबाकू का उत्पादन करने वाला जो सबसे देश पहले नंबर पर है वो है चाइना, दूसरे नंबर पर है भारत। भारत तंबाकू के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील, चौथे स्थान पर है इंडोनेशिया, और पाँचवें स्थान पर है यूएसए। और प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहले स्थान पर है थाईलैंड, दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया, और तीसरे स्थान पर है वियतनाम, चौथे स्थान पर है कोट डी आइवरे, और पाँचवें स्थान पर जो है कि भारत प्राकृतिक रबर के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है स्टेटमेंट। देखिए आगे है कि कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक भूमि यूएसए के पास है, उसके बाद जो है कि भारत के पास है। तो कृषि योग्य भूमि में जो अपना भारत है ये दूसरे नंबर पर है, और सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि कहाँ है, वो है यूएसए में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत। तो यही देन है दोस्तों, यही कारण है कि देखिए भारत क्षेत्रफल में, एरिया में भारत किस नंबर पर है, एरिया में भारत है 7वें नंबर पर। लेकिन क्या वजह है कि भारत सबसे लगभग बहुत सारे फसलों के उत्पादन में सेकंड नंबर पर आता है। तो ये है कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो पूरे दुनिया की दूसरे नंबर का देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। नंबर 1 पर है यूएसए है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है अपना भारत, दूसरे नंबर पर इंडिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है। तो ये कारण है कि भारत बहुत सारे देशों से जो है कि ज़्यादा अनाजों या फसलों का उत्पादन करने वाला देश है। चलिए दोस्तों, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, तो इसलिए हमने आप लोगों को जो है कि
संज्ञान में रखना जरूरी समझा। अब आगे देखिए क्या दे रहा है कि संसार के 3 सर्वाधिक अनाज उत्पादक राष्ट्र क्रमशः चीन, यूएसए एवं भारत हैं। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि संसार के 3 सर्वाधिक अनाज उत्पादक जो राष्ट्र हैं उनमें चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए दूसरे नंबर पर है और अपना जो इंडिया है ये तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा जो है कि अनाज उत्पादक देश है। ये कथन कारण में बना के दिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हुबहू हमको आपको याद रखना है कि दुनिया में या संसार के 3 सर्वाधिक अनाज उत्पादक राष्ट्र जो हैं वो नंबर 1 पर है चाइना और नंबर 2 पर है आपका यूएसए, नंबर 3 पर है हमारा भारत, इंडिया। किंतु गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन एवं दूसरा स्थान भारत का है। देखिए गेहूं और चावल के उत्पादन में पहला स्थान पर है चीन दोनों में, और दोनों ही फसलों का मतलब गेहूं और चावल दोनों ही फसलों का दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। देखिए यहाँ मिटा दे रहे हैं, देखिए भारत जो है ये गेहूं और चावल दोनों के उत्पादन में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। अभी कॉलम में भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, पीछे तो हम कराएँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये चावल दूसरे नंबर पर, चावल देखिए पहले नंबर पर चाइना, गेहूं भी देखिए पहले नंबर पर चाइना और भारत देखिए दोनों में दूसरे नंबर पर है। तो ये हमसे आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना और दूसरे स्थान पर भारत है, क्या ये कथन सही है या गलत है? तो इसको हमको याद रखना है, हमको आपको ये कथन सही है। चलिए अब आगे जो सवाल देखते हैं, जो मतलब इस कथन है, हाँ तो इस तरह से इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुषंगिक संस्थान खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े जो कि 2022 की स्थिति के द्योतक हैं यहाँ सारणीगत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके आंकड़े का हम लोगों ने अभी जो है कि डिस्कशन किया। अब देखते हैं कृषि फसलों का समर्थन मूल्य MSP, जिसके बारे में भारत में बड़ा आंदोलन चला और अभी भी कहीं न कहीं वो आंदोलन रह के वो बातें उठती ही हैं MSP को लेकर के। MSP एग्रीकल्चर क्रॉप, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार रबी एवं खरीफ की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सिफारिश है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा वर्ष में 2 बार, एक बार रबी की फसल के लिए और एक बार खरीफ की फसल के लिए अनाउंस की जाती है। उसके बाद इस आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो दोस्तों एक बार ये सवाल बना था कि क्या गन्ने के लिए भी MSP की घोषणा की जाती है? तो गन्ने के लिए MSP की घोषणा नहीं की जाती है। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP जिसको कहते हैं, इसका जो है कि सिफारिश की जाती है। तो ये हमको आपको एकदम कंठस्थ रखना है कि MSP के थ्रू जो है कि 22 फसलों की घोषणा की जाती है। MSP जो है कि 22 फसलों के लिए घोषित की जाती है और जबकि गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। देखिए कृषि, वो भी देखिए दोस्तों किसके द्वारा 22 फसलों की जो MSP जारी की जाती है वो दोस्तों जारी की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, वो भी वर्ष में 2 बार। लेकिन गन्ने की फसल के लिए जो लागू होती है वो होती है उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। अब देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। जो MSP की घोषणा करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये जो है कि रबी और खरीफ की फसलों के लिए 2 बार जारी होता है। उसके बाद देखिए खरीफ तथा रबी फसलों में सर्वाधिक मूल्य वृद्धि क्रमशः रामतिल और मसूर में की गई जो 983 और 425 रुपये प्रति क्विंटल है। इस बार वाले में अभी हम देखेंगे कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है कि जो MSP की घोषणा की गई है 22 फसलों की, उनमें जो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है वो देखी गई है पिछले साल की तुलना से रामतिल और मसूर की फसल में। किसमें दोस्तों? रामतिल और मसूर की फसल में। रामतिल में जो वृद्धि देखी गई है पिछले साल की अपेक्षा वो 983 रुपये ज़्यादा है और जो मसूर में वो जो है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल जो है कि वृद्धि देखी गई है। अब देखते हैं, देखिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपया प्रति क्विंटल। तो इसमें दोस्तों मतलब पिछले साल और इस साल जो कृषि वर्ष होता है
वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून होता है। उसमें जो है कि 2024-25 के लिए क्या घोषणा की गई है और 2023-24 के लिए क्या घोषणा की गई थी और कितनी वृद्धि हुई ये भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है वो राम तिल की फसल में और मसूर की फसल में। राम तिल में हमने देखा 983 और मसूर में देखा 425। तो रबी की फसल में आता है मसूर जो है वो रबी की फसल में आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले रबी की फसल में हम लोग देखेंगे कि इस बार जो एमएसपी घोषित की गई है और जो पिछले वर्ष के लिए जो घोषित की गई थी उसमें कितना अंतर है और कितना कितना था। तो देखिए, गेहूं की जो एमएसपी दोस्तों इस बार घोषित की है 2024-25 के लिए, वो घोषित की गई है 2275 रुपये और जो 2023-24 में थी वो थी 2125 रुपये। जो वृद्धि देखी गई है, जो वृद्धि समझ में आती है वो 150 रुपये की वृद्धि नज़र आती है। उसके बाद जौ में दोस्तों, जौ 2024-25 के लिए जो जौ का मूल्य घोषित किया गया है प्रति क्विंटल वो 1850 रुपये और जो 2023-24 में था वो था 1735 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की घोषणा की गई थी जौ की। तो जौ में जो वृद्धि हुई है वो 115 रुपये की हुई है। चना का जो प्रति क्विंटल मूल्य घोषित किया गया है 2024-25 के लिए एमएसपी वो है 5440 रुपये, मतलब कि 5440 रुपये घोषित किया गया है। पिछले साल यह था 5335 रुपये और इसमें वृद्धि हुई है 105 रुपये की। तो हमको आपको गेहूं वाला याद रखना है और जो सबसे ज़्यादा जिन दो फसलों में हुआ वो याद रखना है। अक्सर गेहूं और चावल के कंपैरिजन करके पूछ लेता है कि पिछले साल के लिए जो एमएसपी गेहूं की निर्धारित की गई थी और इस साल के लिए जो निर्धारित की गई है, दोनों के बीच में कितना वृद्धि हुई है, मतलब कि कितने का अंतर है। तो 150 रुपये इस बार जो है कि वृद्धि हुई है गेहूं के एमएसपी में। उसके बाद चना का हो गया दोस्तों। मसूर में देखिए 425, दूसरे नंबर का जो सबसे ज़्यादा वृद्धि वाली फसल है एमएसपी में वो जो है मसूर है, क्योंकि मसूर का जो इस बार दाम घोषित किया गया है प्रति क्विंटल वो है 6425 रुपया और जो पिछले साल था वो था 6000 रुपये प्रति क्विंटल। तो 425 रुपये की वृद्धि हुई है इस बार। और रेपसीड और सरसों का फसल के जो मूल्य है दोस्तों एमएसपी वो है 2024-25 के लिए है 5650 रुपये और जो पिछले साल के लिए था वो था 5450 रुपये। तो जो वृद्धि हुई है वो 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कुसुम जो है इस बार उसकी घोषणा की गई है, उसकी एमएसपी है 5800 रुपये प्रति क्विंटल और जो पिछले वित्तीय वर्ष में थी, कृषि वर्ष में, वो थी 5650 प्रति क्विंटल रुपये प्रति क्विंटल। तो इसमें जो वृद्धि हुई वो हुई है 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखते हैं दोस्तों खरीफ की फसल के लिए देखिए, खरीफ की फसल के लिए धान सामान्य और धान श्रेणी ए श्रेणी। धान दोस्तों दो वर्गों का होता है, एक है धान सामान्य धान और एक है ए श्रेणी का जो धान। तो जो सामान्य धान है उसकी जो एमएसपी डिसाइड की गई है वो डिसाइड की गई है 2300 रुपये प्रति क्विंटल और जो पिछले साल थी वो थी 2183 रुपये। तो जो वृद्धि हुई है वो हुई है 117 रुपये की। तो यहाँ पे दोस्तों हमको आपको तुलना करके पढ़ लेना है। जो धान में सामान्य ही अक्सर पूछा जाता है, सामान्य धान में जो प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है एमएसपी में वो हुई है दोस्तों 117 रुपये और देखिए गेहूं में हुई थी 150 रुपये। तो ये हमको आपको याद रखना है, गेहूं में 150 रुपये की वृद्धि हुई है एमएसपी की और उसके बाद जो धान में हुई है एमएसपी की वृद्धि वो हुई है 117 रुपये। तो ये ऐसे पूछ लेगा कि गेहूं के एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई है या धान के। तो गेहूं में 150 रुपये की और धान में जो है वो 117 रुपये की हुई है। अब देखिए ए श्रेणी का जो धान है उसकी जो कीमत डिसाइड की गई वो 2320 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी डिसाइड किया गया है और जो पिछले साल था वो था 2203 रुपये और इसमें भी जो वृद्धि हुई है वो है 117 रुपये की। तो आसान यह रहेगा हम लोगों को याद करने के लिए, चाहे सामान्य धान्य आए या ए श्रेणी का धान आए, दोनों में जो वृद्धि हुई है पिछले वर्ष के एमएसपी से वो हुई है 117 रुपये की। उसके बाद दोस्तों ज्वार हाइब्रिड में हम देखेंगे, ज्वार हाइब्रिड जो है एक सेकंड, हाँ देखिए ज्वार हाइब्रिड जो था वो इस साल के लिए एमएसपी उसकी डिसाइड की गई है 3371 और जो पिछले वर्ष के लिए थी वो थी 3180 रुपये और इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 191 रुपये की। और ज्वार मलडंडी जो है इसकी इस साल के एमएसपी डिसाइड की गई है 3421 रुपये, पिछले वर्ष थी 3225 रुपये, इसमें वृद्धि हुई है 196 रुपये की। उसके बाद रागी में देखते हैं, रागी का जो एमएसपी डिसाइड किया गया है इस वर्ष के लिए वो है 4290 रुपये और पिछले वर्ष था 3846 रुपये।
तो इसमें वृद्धि हुई दोस्तों 444 रुपये की। रागी में बाजरा जो है कि मोटे अनाज में आता है, तो इसका थोड़ा याद रखिएगा। 2550 रुपये इस साल डिसाइड की गई है, और पिछले वर्ष थी 2500 रुपये, तो इसमें वृद्धि हुई है 125 रुपये की। मक्का ये भी दोस्तों जो कि मोटे अनाज में आता है, और इसमें जो है इसका डिसाइड किया गया है जो एमएसपी वो है 2225 रुपये, पिछले वर्ष था 2090 रुपये, तो इसमें 135 रुपये की वृद्धि हुई है। और तूर जो है, तूर अरहर, ये इस साल इसका जो एमएसपी डिसाइड किया गया है वो है 7550 रुपये प्रति क्विंटल। पिछले साल यह था 7000 रुपये प्रति क्विंटल, तो इसमें 550 रुपये की वृद्धि हुई है। और मूंग में दोस्तों, मूंग में जो वृद्धि हुई है, मूंग पिछले साल मूंग का जो प्रति क्विंटल दाम था वो था 8800, 8000 कहाँ गया, मूंग 8558 रुपये था, और इस बार जो घोषणा की गई है एमएसपी की इसकी वो है 8682 रुपया, 8682 रुपये, 8682। तो इसमें वृद्धि हुई है दोस्तों, वो हुई है 124 रुपये की। और जो उड़द है, उड़द का जो दाम इस बार डिसाइड किया गया है एमएसपी वो है 7400 रुपये प्रति क्विंटल, और जो पिछले वर्ष था एमएसपी उसका वो था 6950 रुपये, तो इसमें 450 रुपये की वृद्धि हुई है। मूंगफली में का जो एमएसपी इस बार डिसाइड किया गया वो है 6783 रुपये, पिछले वर्ष था यह इसका दाम 6377, तो इसमें 406 रुपये की वृद्धि हुई है। और सूरजमुखी का जो है वह सूरजमुखी का है 7280 रुपये इस बार डिसाइड किया गया है, और जो कि पिछले वर्ष था यह 6760 रुपये, इसमें 520 रुपये की वृद्धि हुई है। और सोयाबीन में जो दोस्तों है, सोयाबीन का जो इस साल एमएसपी डिसाइड किया गया वो है 4892 रुपये, और पिछले वर्ष था यह 4600 रुपये, इसमें 292 रुपये की वृद्धि हुई है। तिल का जो एमएसपी डिसाइड किया गया प्रति क्विंटल वो है 9267 रुपये, और ये पिछले वर्ष था 8635 रुपये, तो इसमें 632 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक ठाक वृद्धि इसमें हुई है। उसके बाद जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो दोस्तों वो है राम तिल। देखिए राम तिल का जो एमएसपी इस बार डिसाइड किया गया है वह है 8717 रुपये, और जो पिछले साल था वो था 7734 रुपये। इस बार जो है वो है 8717 रुपये, तो इसमें सबसे ज़्यादा 980 रुपये की वृद्धि हुई है। कपास मीडियम स्टेपल का जो है उसका जो एमएसपी डिसाइड किया गया है वो है 7121, और पिछले बार यह था 6620, इसमें 501 रुपये की वृद्धि हुई है। उसके बाद दोस्तों कपास लॉन्ग स्टेपल वाला जो है उसकी जो एमएसपी इस बार डिसाइड की गई है वो है 7521 रुपये, और पिछले साल थी 7020 रुपये, तो इसमें 501 रुपये की इसमें भी वृद्धि हुई है। अब हम लोग देख लेते हैं वाणिज्यिक फसलों में किसका कितना जो है कि एमएसपी डिसाइड किया गया है। वाणिज्यिक फसलों में दोस्तों कॉमर्शियल क्रॉप में जूट का जो एमएसपी है वो इस बार जूट का एमएसपी डिसाइड किया गया है 5335 रुपया, जो कि पिछले साल था 5050 रुपया, तो इसमें वृद्धि हुई है 285 रुपये की। और गन्ना का दोस्तों जो है कि प्रति कुंटल होता है तो 340 रुपये, और पिछले साल था 315, तो इसमें वृद्धि हुई है मात्र कितने की 25 रुपये की, इसमें मात्र 25 रुपये की वृद्धि हुई है। अब आगे देखते हैं। देखिए कृषि व्यापार, हाँ तो इतना ही दोस्तों जो है कि देखिए वाणिज्यिक फसलों में बस इतना ही है। उसके बाद है, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो इतना ही था दोस्तों एमएसपी के बारे में कि किस फसल का एमएसपी पिछले साल कितना था और इस साल कितना है। तो इसमें जो है हाँ तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने जो है कि एमएसपी का देख लिया
तो एमएसपी में जो इम्पॉर्टेंट है वो है गेहूं का, हमको आपको याद रखना है कि गेहूं का कितना था और इस बार कितना हो गया और कितनी वृद्धि हुई है। तो गेहूं का पिछली बार था 2125 और इस बार हो गया है 2125, इस बार हो गया है 2275 रुपये, तो 150 रुपये की वृद्धि हुई है। उसके बाद धान का सामान्य और एस रेडी का दोनों में 117 रुपये की वृद्धि हुई है। और सामान्य धान जो था वो था पिछली बार 2183 रुपये, इस बार 2300 रुपये हो गया है। और ये था 2203 रुपये एस रेडी वाला धान, तो इसका हो गया है इस बार 2320 रुपये। तो गेहूं और इसका हम लोगों को याद रखना है। और अगर ज़्यादा हम लोग याद रख सकें और जहाँ से संभावना होती है बनने की, तो वो दोस्तों देखिए इसका याद रख लीजिएगा। गन्ना का पिछले साल था 315 रुपये, इस बार 340, तो इसमें मात्र 25 रुपये की वृद्धि हुई है। और जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो रामतिल का याद रख सकते हैं हम आप, 983 रुपये की वृद्धि हुई है। पिछली बार 7734 था, इस बार 8700 जो है कि 8717 रुपये हो गया। पिछली बार जो था 7734, तो ये याद रख लेना। और उसके बाद जो रबी की फसल में जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो हुआ है 425, ये हुआ है मसूर का। तो मसूर का पिछले साल था 6000, इस बार 6425 हो गया है। बस इतने में ही दोस्तों जो है कि अगर वो सवाल बनाएगा तो फंस जाएगा, बाकी एक बार सरसरी निगाह से हम आप देखे रहेंगे तो वहाँ काम आएगा इतने से। तो चलिए अब आगे देखते हैं कृषि व्यापार, एग्रीकल्चर ट्रेड। देखिए वर्ष 2023-24 में देश के कृषि निर्यात का मूल्य 49,501 मिलियन डॉलर था। तो पिछले वर्ष 2023-24 के लिए जो है कि देश में कृषि निर्यात का जो मूल्य था वो था 49,501 मिलियन डॉलर। और देश के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी थी दोस्तों वो थी 11.3%। मतलब अगर भारत ने पिछली बार 100 रुपये का मतलब भारत ने अगर निर्यात किया था, 100 रुपये का निर्यात किया था, तो उसमें से जो है कि 11.3 रुपया मतलब 11 रुपया 3 पैसा वो जो है कि कृषिगत क्षेत्र की चीज़ों का निर्यात करके कमाया था। अगर 100 रुपये पिछली बार भारत ने इस 2023-24 में भारत ने अगर 100 रुपये का निर्यात किया है, तो उसमें से जो है कि 11 निर्यात करके कमाया है, तो उसमें से 11.3 रुपया जो वो कृषिगत क्षेत्र से निर्यात करके कमाया है। तो ये डेटा पूछा जाता है। अब हमको आपको इस डेटे को, इस आंकड़े को जो है कि कैसे भी करके याद रख के और अपने प्रश्न के अनुकूल जैसे वो पूछेगा तो उस हिसाब से हमको आपको इसे समायोजित करना है। अब देखिए, और ये डेटा दोस्तों जो है ये आंकड़ा मुख्य परीक्षा में भी काम देता है, निबंध वगैरह लिखने में। अब देखिए कृषि निर्यात, हम लोग देखते हैं कृषि निर्यात। देखिए वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक निर्यात की मद अनाज का था 2.5%। कृषिगत क्षेत्र में भी जो सर्वाधिक हम लोगों ने निर्यात किया था वो अनाज का किया था। अगर 11.3% जो है वो कृषि मद का था, 11.3% कृषि मद का था, तो इसमें से 2.5% जो था दोस्तों वो अनाज का था। किसका था? अनाज का। तो देखिए हमारे देश के निर्यात में हम किसान भाइयों का कितना योगदान है, 2.5% जो है कि अनाज का भारत ने निर्यात करके कमाया था। अब देखिए भारत के शीर्ष 4 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की निर्यात मदें 2023-24 का जो है उसके लिए देखिए, प्रथम है अनाज। नंबर 1 पर कृषि में जो भारत ने निर्यात किया है सबसे ज़्यादा अनाज का 11.3% में 2.5% अनाज का, 1.7% सामुद्रिक उत्पाद का मतलब वो फिशरीज वगैरह जो है कि, उसके बाद मसाला 1%, उसके बाद चतुर्थ नंबर पर जो है वो है फल सब्जियां। तो कृषिगत उत्पादों में भी सबसे ज़्यादा अगर निर्यात से किसी क्षेत्र से निर्यात हुआ है तो वो अनाज से हुआ है, दूसरे नंबर पर समुद्री उत्पाद से हुआ है, और तीसरे नंबर पर जो है वो तीसरे नंबर पर है मसाला से, और चौथे नंबर पर है फल सब्जियां और दालों से 0.6%। तो ये डेटा हमको आपको याद रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। देखिए कृषि आयात, जो कृषि के लिए जो आयात हुआ है उसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा किसके लिए हुआ है। तो उसमें जो दोस्तों जो है खाद्य तेल का सबसे ज़्यादा आयात हुआ है 2.2%, और दूसरे नंबर पर दाल का हुआ है 0.6%, और दाल का दोस्तों देखिए 0.6% निर्यात भी हुआ है, तो दाल का तो लगभग बराबर है। और काजू का जो हुआ है वो 0.2% जो है कि हुआ है। अब देखते हैं। देखिए वर्ष 2023-24 में भारत के समग्र आयात में कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी थी वो 4%। मतलब अगर भारत ने 100 रुपये का जो है कि आयात किया था, 100 रुपये का आयात किया था, तो उसमें 4 रुपये का जो है कि कृषिगत क्षेत्र के उत्पादों के लिए आयात किया था। 4 रुपये खर्च किए थे कृषिगत क्षेत्रों के लिए।
तो इनमें भी जो है कि 2.2 रुपया मतलब 2.2% जो है कि उस 4% का, सॉरी एक सेकंड, हाँ देखिए उसमें भी 2.2% जो है 2.2% उस 4% में से जो है कि खाद्य तेल के लिए हुआ था, और दाल के लिए 0.6%, और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा है वो है काजू का। काजू के लिए भारत ने आयात किया था पूरे आयात का 0.2%। तो ये 3 चीज़ें हमको आपको याद रखना है। आयात में नंबर 1 पर खाद्य तेल, फिर उसके बाद दाल, फिर उसके बाद काजू, और निर्यात में नंबर 1 पर अनाज, और दूसरे नंबर पर समुद्री उत्पाद, और तीसरे नंबर पर मसाला, और चौथे नंबर पर फल सब्जियां और दालें। अब देखिए बागवानी फसल का उत्पादन, बागवानी फसल में जो चीज़ें आती हैं उनके उत्पादन के बारे में हम देखेंगे। कई बार तो सवाल यहीं से बन जाता है कौन सी फसल बागवानी फसल है, तो अभी इसमें जो है कि वो भी हमारा कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना सन 1948 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये हमको आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। देश में 2022-23 में बागवानी उत्पादन 355.848 मिलियन टन था। 2022-23 में जो बागवानी से उत्पादन हुआ था बागवानी फसलों का वो हुआ था 335.48 मिलियन टन। जबकि कुल बागवानी क्षेत्रफल कितना है भारत में, देखिए कुल बागवानी क्षेत्रफल है 28.44 मिलियन हेक्टेयर। अब देखते हैं फलोत्पादन में देखिए FAO STAT मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 2023 के मार्च 2023 में जो आंकड़ा पब्लिश हुआ है उसके अनुसार देखिए वर्ष 2020 में विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादक देश चीन था। कौन था दोस्तों? विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादक देश है जो कि चीन था। दूसरे नंबर पर फल उत्पादन करने वाला पूरी दुनिया में भारत है। तीसरे नंबर का देश है ब्राज़ील, और चौथे नंबर का USA। तो ये आंकड़ा भी हमको आपको याद रखना है। फल उत्पादन में दुनिया में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने वाला कोई देश है तो वो है चाइना नंबर 1 का है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर है अपना इंडिया फल उत्पादन में, और थर्ड नंबर पर है दोस्तों USA। देखिए थर्ड नंबर पर ब्राज़ील है, और फोर्थ नंबर पर जो है दोस्तों फोर्थ नंबर का जो देश है वो है USA। फोर्थ नंबर का देश है USA फल उत्पादन में। अब देखिए भारत संसार में आम का जो है कि 44% उत्पादन करता है, पपीता का 39% और नींबू का 17% और केले का 28% के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत जो है कि इन फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है, आम, पपीता, नींबू और केला। और उसके बाद अभी देखिए सारे आंकड़े अलग से दिए रहेंगे, वहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे, यहाँ स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं। 2021-22 एवं 2021-22 का जो अभी थर्ड अनुमानित है उसमें जो है कि देश में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारत में जो सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर फल उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र करता है, तीसरे नंबर पर अपना UP करता है फल उत्पादन भारत में। अब देखिए क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब कि 2317,000 हेक्टेयर पर आम की खेती, सर्वाधिक मात्रा में केला का उत्पादन हुआ था, और जो है कि सर्वाधिक मात्रा में केला का उत्पादन। देखिए भारत में जितने क्षेत्रफल पर, इसका कहने का मतलब ये है कि भारत में जितने क्षेत्रफल पर जो है कि फल का उत्पादन होता है, देखिए अभी यहाँ पे दिया भी था फल का उत्पादन भारत में जो है, देखिए ये कहाँ है, हाँ देखिए भारत में जो है कि देश में बागवानी उत्पादन इतना, हाँ देखिए ये डेटा है ना कि 28.4 मिलियन हेक्टेयर पर जो है कि भारत में बागवानी की जाती है, मतलब बागवानी का क्षेत्रफल है। इसमें से मतलब इस 28.44 मिलियन हेक्टेयर में से जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है वो आम की खेती होती है। उस 28.44 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर भारत में जो फलों की खेती होती है, मतलब फल का उत्पादन होता है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आम का होता है, और जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो टन में सबसे ज़्यादा जो है कि सर्वाधिक मात्रा में केला का होता है, सर्वाधिक मात्रा में केला का उत्पादन होता है। अब देखिए शीर्ष फल उत्पादक राज्य, पहले नंबर पर हम लोग देखते हैं
संसार में शीर्ष फल उत्पादक राज्य, सॉरी ये रहा, देखिए, हाँ देखिए शीर्ष फल उत्पादक राज्य में, देखिए शीर्ष फल उत्पादक राज्य में आम में देखिए, आम का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, फिर कर्नाटक में होता है। आंवला का उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में पूछे तो प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन होता है। अभी उत्तर प्रदेश स्पेशल में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिला वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से फसल का उत्पादन कौन से जिले में सबसे ज़्यादा होता है, वन का क्षेत्रफल कितना है कौन से जिले में भारत के, और भी अन्य चीज़ें जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग जो है कि पढ़ेंगे। तो आंवला का उत्पादन दोस्तों जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद केला का भी जो उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। देखिए आम का भी हमने देखा था, और दूसरे नंबर पर यूपी में था, और तीसरे नंबर यहाँ देखते हैं हम केला का, तो नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर जो है कि गुजरात है। उसके बाद अंगूर के उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पर है, और आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर है। लीची के उत्पादन में दोस्तों बिहार नंबर 1 पे है, और उसके बाद बिहार में भी अगर कहीं स्पेशल जगह पे होता है सबसे ज़्यादा तो मुजफ्फरपुर में होता है, मुजफ्फरपुर की लीची जो कि बहुत फेमस है। उसके बाद दोस्तों लीची दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है, फिर उसके बाद झारखंड। अमरूद का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर बिहार में होता है। अनानास का जो होता है दोस्तों पाइनएप्पल का, वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर असम में होता है, फिर त्रिपुरा में होता है। नारियल का दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर केरल में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक हम लोग देख लिए थे, नारियल तक। अब देखिए अनार का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर उसके बाद कर्नाटक में होता है। उसके बाद अखरोट जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर उत्तराखंड में होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में होता है। और काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा ओडिशा में होता है दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र हर बार से जो है कि कई बार से महाराष्ट्र था नंबर 1 पे, लेकिन इस बार ओडिशा आ गया काजू के उत्पादन में। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर अब महाराष्ट्र चला गया। और बादाम के उत्पादन में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। पपीता के उत्पादन में दोस्तों आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर, और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। सेब के उत्पादन में जम्मू कश्मीर हमेशा से था, आज भी है पहले नंबर 1 पर, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। फिर खरबूज उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। संतरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश दोस्तों इस बार पहले नंबर पर आ गया है, और पंजाब दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र जो है कि तीसरे नंबर पर। मौसम्बी में आंध्र प्रदेश जो है कि पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है तेलंगाना, और तीसरे नंबर पर मौसम्बी के उत्पादन में महाराष्ट्र है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नींबू का। देखिए नींबू का उत्पादन में दोस्तों, नींबू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, फिर उसके बाद गुजरात है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है। इसी तरह से तरबूज के उत्पादन में, तरबूज और खरबूज दोनों में देखिएगा उत्तर प्रदेश ही है। अभी देखिए ऊपर खरबूज था, देखिए खरबूज उत्तर प्रदेश है, और तो तरबूज में भी उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, और खरबूज में देखते हैं तो वहाँ पर भी जो है कि आंध्र प्रदेश था, लेकिन तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था। उसके बाद दोस्तों कीवी एकमात्र राज्य उत्पादन करता है अरुणाचल प्रदेश, अदरवाइज कीवी जो है वो न्यूजीलैंड से भारत में आती है, आयात की जाती है। सुपारी के उत्पादन में दोस्तों वो कर्नाटक नंबर 1 पर, सेकंड नंबर पर केरल, और थर्ड नंबर पर असम है। कोकोआ जो है इसके उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो इन फलों के उत्पादन में हमने देखा कौन सा राज्य भारत में किस नंबर पर है, तो इनमें हमको याद रख लेना है। और जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा अमूमन जो प्राय पूछे जाते हैं वो दोस्तों आम का और आंवला का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, इसलिए पूछ लिया जाता है। केला का, और इसके बाद अंगूर याद रख लीजिएगा, फिर इधर नारियल याद रख लीजिएगा, अनार याद रख लीजिएगा, अखरोट, काजू, बादाम और सेब पूछा जाता है प्रायः। उसके बाद संतरा का पूछा जाता है, मौसम्बी का पूछा जाता है दोस्तों, मौसम्बी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। फिर नींबू का भी पूछा जाता है, फिर कीवी याद रख लीजिएगा, इकलौता अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सुपारी कर्नाटक में 1-2 बार पूछा है। अब संसार में हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया में कौन सा देश फल के उत्पादन में किस स्थान पर है। तो आम के उत्पादन में दोस्तों भारत नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको, चौथे नंबर पर पाकिस्तान। केला के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर नाइजीरिया है। अंगूर के उत्पादन में दोस्तों चीन नंबर 1 पे है, उसके बाद इटली है, फिर फ्रांस है, फिर स्पेन है, तब जाकर के USA है। और उसके बाद देखिए अमरूद के उत्पादन में दोस्तों भारत नंबर 1 पे है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर, मैक्सिको तीसरे नंबर पर, और चाइना जो है कि वो चौथे नंबर पर है। काजू के उत्पादन में कोट डी आइवरे नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पर काजू उत्पादन में है।
और भारत में किस राज्य में काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, काजू का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे नंबर 1 पर होता है? तो वो है दोस्तों, देखिए ओडिशा। प्रायः महाराष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है कि ओडिशा ने महाराष्ट्र को पीछे कर दिया है। तो कोट डी आइवरे जो है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन करने वाला देश है। दूसरे नंबर का देश है भारत, तीसरे नंबर का वियतनाम, चौथे नंबर का फिलीपींस, पाँचवें नंबर का तंजानिया। बादाम उत्पादन में दोस्तों जो है कि यूएसए नंबर 1 पर है, उसके बाद स्पेन है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, तुर्की है, तब जाकर के मोरक्को है। भारत बादाम में 5वें स्थान तक भी नहीं है। पपीता के उत्पादन में दोस्तों भारत नंबर 1 पे है, और सेब के उत्पादन में दोस्तों जो कि नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर है यूएसए और तुर्की है, फिर उसके बाद फिर देखिए थाईलैंड है, फिर भारत 5वें नंबर पर सेब उत्पादन में है। सेब उत्पादन में चाइना जो है कि वो नंबर 1 पर है। हाँ, उसके बाद तरबूज में देख लीजिए, तरबूज उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर तुर्की, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर ब्राज़ील, 5वें नंबर पर अल्जीरिया है। अनानास के उत्पादन में फिलीपींस नंबर 1 पर है, कोस्टारिका दूसरे नंबर पर, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर जो है यह है चाइना। अब देख लीजिए अखरोट के उत्पादन में दोस्तों चाइना नंबर 1 पर, यूएसए दूसरे नंबर पर, ईरान तीसरे नंबर पर, तुर्की चौथे नंबर पर और चिली जो है ये 5वें नंबर पर है। संतरा के उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर, भारत दूसरे नंबर पर है और चीन जो है ये तीसरे नंबर पर, मैक्सिको चौथे नंबर पर है, मिस्र जो है 5वें नंबर पर है। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जी उत्पादन में कौन सा, भारत में कौन सा राज्य किस नंबर पर है, उसके बाद दुनिया में कौन सा देश किस नंबर पर है। उससे पहले जो है कि सब्जी के बारे में हम लोग कुछ देख लें। देखिए, सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं और भारत में वर्ष 2022-23 में सब्जी का उत्पादन कितना हुआ है? 2023-24 में हुआ है 204.96 मिलियन टन, जो कि सब्जी का उत्पादन हुआ है 2022-23 में। वर्तमान में देश में सब्जियों की उपलब्धता कितना है? 393.76 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की उपलब्धता है। सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है कि चीन के बाद दूसरा, फल के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर था, सब्जी के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। वर्तमान में विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में भारत का योगदान जो है वो विश्व में कुल सब्जी उत्पादन में भारत का योगदान 11.88% है। और भारत विश्व में जो है कि अदरक, प्याज तथा भिंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। किन सब्जियों में? अदरक, प्याज और भिंडी के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है, और जबकि आलू, बैंगन, लहसुन, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और टमाटर के उत्पादन में जो है कि दूसरे स्थान पर है। तो अब देख लेते हैं हम लोग किसमें कौन सा देश आगे है। राज्य पहले, फिर उसके बाद देश हम लोग देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है कि देखिए शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है राज्यों में सब्जी उत्पादन में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। और हिस्सेदारी में अगर हम देखेंगे तो पूरे भारत में जितना सब्जी होता है उसका 15.13% वो अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है, और 14.55% जो है ये पश्चिम बंगाल के द्वारा सब्जी का उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश के द्वारा जो होता है वो होता है 10.64%। और नंबर 2 पर, नंबर 3 पर हमको जो राज्य हैं सब्जी के उत्पादन में वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अब देख लीजिए, वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन, जबकि दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर जो है कि यूएसए और चौथे स्थान पर ब्राज़ील थे 2021 में। सब्जियों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फूल गोभी के उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है यह नंबर 1 पर है फूल गोभी के उत्पादन में, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, बिहार तीसरे नंबर पर है फूल गोभी के उत्पादन में। अदरक के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और कर्नाटक दूसरे नंबर पर, ओडिशा तीसरे नंबर पर। आलू के उत्पादन में दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। देखिए, इन सब्जियों में दोस्तों वही सब्जी पूछने की ज़्यादा संभावना है जिनमें उत्तर प्रदेश पहले या दूसरे स्थान पर है। तो फूल गोभी में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, और अदरक में मध्य प्रदेश, और आलू में जो है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में है। अब देखिए, प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर,
टमाटर में दोस्तों मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। लहसुन के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश अपना तीसरे नंबर पर है लहसुन उत्पादन में। फिर भी देखिए उत्तर प्रदेश में लहसुन जो है वो 500 रुपये किलो मिल रहा है। अब देखिए सब्जियों के उत्पादक शीर्ष राष्ट्र देखते हैं। अदरक, देखिए अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, उसके बाद नाइजीरिया में होता है, फिर चीन में होता है। फिर प्याज जो ड्राई होती है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है, फिर चाइना में होता है, फिर जो है कि मिस्र में होता है। टमाटर चाइना नंबर 1 में हो, टमाटर के उत्पादन में चीन नंबर 1 है, फिर उसके बाद भारत दूसरे नंबर पर है, तुर्की जो है कि तीसरे नंबर पर है। लेकिन अजीब विडंबना है कि दूसरे नंबर का टमाटर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत, और यहाँ पर टमाटर है 100 रुपये किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या किया जा सकता है। देखिए लहसुन जो है, लहसुन के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत दूसरे नंबर पर है और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है। आलू के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर है, भारत जो है कि दूसरे नंबर पर है और भारत में यूपी जो है वो नंबर 1 पर आलू उत्पादन में है। अब देख लेते हैं हम लोग पुष्प उत्पादन, फ्लोरिकल्चर। देखिए वर्ष 2000, एक सेकंड, हाँ चलिए अब फ्लोरिकल्चर में देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक फूल उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन रहे? कर्नाटक सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो फूल उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं नंबर 1 पर है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ये जो है कि फूल उत्पादन में राज्यों का क्रम है। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। अब देख लेते हैं शीर्ष फूल उत्पादक, निर्यातक व आयातक राष्ट्र। देख लीजिए अलग अलग कॉलम बना हुआ है। देखिए उत्पादक का कॉलम ये है, 2020 का आंकड़ा अभी तक सबसे लेटेस्ट है, उसके बाद का नहीं आया है पुष्प उत्पादन का दुनिया भर के हिसाब से। तो उत्पादन करने वाला जो है कि शीर्ष उत्पादक हैं नीदरलैंड, फिर कोलंबिया है, फिर इक्वाडोर है। निर्यातक में दोस्तों कौन है? निर्यातक में भी नीदरलैंड है, लेकिन यहाँ पर जो है कि कोलंबिया है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो है इक्वाडोर न आकर के जर्मनी हो जाता है निर्यात करने के मामले में। आयातक में दोस्तों जर्मनी नंबर 1 पर है, नीदरलैंड जो कि उत्पादक और निर्यातक दोनों दूसरे नंबर पर है वो आयातक में जो है कि दूसरे नंबर पर आ जाता है, और तीसरे नंबर पर आयातक में यूएसए है। तो ये चीज़ें हमको याद रखना है। वैसे ज़्यादातर संभावना है उत्पादन का पूछने का, तो उत्पादन में नीदरलैंड, कोलंबिया, फिर इक्वाडोर है। और निर्यातक पूछ सकता है तो निर्यातक में नीदरलैंड है, कोलंबिया है और यहाँ पर इक्वाडोर की जगह जर्मनी आ जाएगा। और बस इतना ही पूछेगा, बाकी एक बार सरसरी निगाह से हमने आयातक का भी देख रखा है। अब देख लेते हैं मसाला उत्पादन, स्पाइसेस प्रोडक्शंस। देखिए भारत मसालों और मसालों के उत्पाद और सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता निर्यातक देश है। भारत मसालों और मसाला से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनका सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। ये सेम जो है कि निर्यातक अगर छोड़ दिया जाए तो दाल के मामले में दोस्तों हो जाएगा। दाल में भारत जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, और उसके बाद आयातक भी है, मतलब मंगाता भी है, खरीदता भी है। तो यहाँ पे ऐसे मसालों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यात भी करता है सबसे ज़्यादा मसालों का। मसाला और दाल का इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे, वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था। देखिए मसालों में अक्सर हम लोग दक्षिण भारत के राज्यों को समझते हैं, लेकिन मसाला उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर कर्नाटक, पाँचवें नंबर पर तेलंगाना है। उसके बाद वर्ष 2000 सर्वाधिक मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था। तदुपरांत हाँ सही है। देखिए वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर संसार में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर भारत है। भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में जो कि मसालों का उत्पादन करता है। उसके बाद इथियोपिया, फिर तुर्की, फिर बांग्लादेश, फिर उसके बाद यमन है। उसके बाद मसालों का राजा उपमा जो है वो काली मिर्च को, तथा रानी की उपमा जो मसालों को दी गई वह इलायची को दी गई, कार्डमम को, और ये ब्लैक पेपर। शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य हम लोग देख लेते हैं कि मसाले में भी कई तरह के मसाले होते हैं, उनका कौन से मसाले के उत्पादन में
कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? देखिए काली मिर्च का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, काली मिर्च को जिसको मसालों का राजा कहा जाता है, ये कर्नाटक सबसे ज़्यादा करता है, फिर केरला करता है, फिर उसके बाद असम करता है। और छोटी इलायची, इलायची जो है दोस्तों छोटी और बड़ी के हिसाब से होती है, जबकि इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। इस तरह के सवाल भी समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। देखिए छोटी इलायची में दोस्तों केरल नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद ये उत्पादक राज्यों का है दोस्तों, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। हल्दी के मामले में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करता है, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक। और जीरा का उत्पादन, जीरा का जो बीज होता है वो गुजरात सबसे ज़्यादा करता है, फिर राजस्थान में होता है, फिर पश्चिम बंगाल में। लौंग का, क्लोव, ये तमिलनाडु सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल। अदरक का दोस्तों उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, फिर कर्नाटक में, फिर ओडिशा में होता है। और धनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में। एक बार और पुनः ये आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना। मतलब मध्य प्रदेश को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करता है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मसालों का हो गया दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं शीर्ष मसाला उत्पादक जो देश हैं उनका हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मूल्यानुसार जो है कि निर्यात करने वाला, तो मूल्य के हिसाब से सबसे ज़्यादा निर्यातक मसालों का निर्यातक है भारत, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है तुर्की, चौथे नंबर पर है जर्मनी, पाँचवें नंबर पर नीदरलैंड। और शीर्ष आयातक जो राष्ट्र है मूल्यानुसार सबसे ज़्यादा यूएसए मसालों का आयात करता है सबसे ज़्यादा पैसे में, फिर उसके बाद सऊदी अरबिया करता है, फिर जर्मनी, फिर मलेशिया, फिर नीदरलैंड्स। तो ये भी हमको आपको याद रखना है। मसाला उत्पादक देश हमने देखा था अभी यहाँ पर कौन सा, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा किस मसाले के उत्पादन में है। फिर उसके बाद मसाला का जो हमने देखिए मसाला उत्पादक देश भी हमने देखा है, सबसे नंबर 1 पर है भारत। देखिए यहाँ पर तो देश और वहाँ निर्यातक और आयातक है। देखिए ये वाला कि मसाला सर्वाधिक मसाला उत्पादक राष्ट्रों में भारत है, और उसके बाद इथियोपिया, फिर तुर्की, फिर बांग्लादेश, फिर यमन। ये क्रम याद रखना है। भारत, इथियोपिया, तुर्की और बांग्लादेश, तब जाकर के यमन मसालों के उत्पादन में है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे मसाला के निर्यात में। तो देखिए मसाला के निर्यात में भी भारत नंबर 1 पर है, फिर चाइना है, फिर तुर्की है, फिर जर्मनी, फिर नीदरलैंड है। और शीर्ष आयातक राष्ट्र जो है मसालों का वो है यूएसए है, फिर सऊदी अरबिया, फिर जर्मनी है, फिर मलेशिया, फिर नीदरलैंड्स है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कृषि संगणना रिपोर्ट 2015-16 का प्रथम चरण जो हुआ था, तो उसका हम लोग देख लेते हैं उसका डेटा। देखिए भारत में वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 1970-71 में कराई गई थी। और तदनंतर प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। वर्तमान में देश की 10वीं कृषि संगणना 2015-16 जारी है। कौन सी है जो जारी दोस्तों? 2015-16 वाली जो संगणना है वो जारी है। उसके बाद देख लेते हैं वर्ष 2019 में कृषि संगणना 2015-16 के प्रथम चरण के आधार पर देश में क्रियाशील जोतों की जो संख्या वो क्षेत्रफल और पर अखिल भारतीय रिपोर्ट क्या है। देखिए जोतों की संख्या के आधार पर जो है कि क्रियाशील जोतों की संख्या और उनका क्षेत्रफल कितना है उसके आधार पर जो है कि अखिल भारतीय रिपोर्ट जो जारी की गई उसके हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। सीमांत जोत, लघु जोत, फिर उसके बाद अर्ध मध्यम जोत, फिर मध्यम जोत, फिर बड़े जोत। तो सीमांत जोत दोस्तों एक बार ये पूछा गया था पीसीएस या समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है कि सीमांत जोत का जो आकार होता है वो कितना होता है। और इस तरह के जोतों की संख्या ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ये वाला डेटा तो संभावना कम है, ये परसेंटेज में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें जो है कि किस हेक्टेयर तक के जोत मतलब खेतों का आकार कितना है और उस कितना प्रतिशत है वो। तो सीमांत जोत जो दोस्तों होता है ये जो 0 से लेकर के 1 हेक्टेयर जो आकार होता है खेत का उसको जो है कि सीमांत जोत के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इस तरह के जोतों की संख्या भारत में है 68.45%। तो भारत में 68.45% जोतों का जो आकार है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो बड़ी दुखद बात है ये। हमारे देश में जो है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ जोतों का आकार घटता जा रहा है। अब देखिए अब आगे है दोस्तों लघु जोत का जो आकार है ये है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जो खेतों का आकार है वो लघु जोत के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जोतों की संख्या भारत में है 17.62%। तो हमको आपको ये याद रखना है भारत में किस टाइप के जोतों का आकार जो है कि
किस टाइप के आकार के जोतों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो वो सीमांत जोतों का सबसे ज़्यादा है 68.45%। और ऐसे जोतों का आकार कितना होता है, 0 से लेकर के 1 हेक्टेयर के बीच में जिन जोतों का आकार होता है उन्हें सीमांत जोत कहते हैं। और लघु जोत का आकार जो होता है दोस्तों, ये 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच होता है। ऐसे जोतों की संख्या भारत में है 17.62%। अर्ध मध्यम जोतों का जो आकार है दोस्तों, किनको कहते हैं, जिन जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच होता है, उसे जो है कि अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। और ऐसे जोतों की संख्या भारत में 9.55% है। और मध्यम जोत जो है दोस्तों, इनका जो है मध्यम जोत जो है, इनका आकार होता है 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच। और इस तरह के जो जोतों का प्रतिशत है भारत में, वो है 3.79% है। और जो बड़े जोत का आकार है जो दोस्तों, वो 10 हेक्टेयर से बड़ा जो जोत का खेत का आकार होता है, तो उसे जो है कि बड़ी जोत माना जाता है। और ऐसी जोतों की संख्या भारत में जो है वो मात्र 0.57% है। मतलब भारत में बड़ी जोत 1% भी नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। अब देखिए आगे थोड़ा सा और बचा है, फिर उसके बाद आज के क्लास का सेशन का जो है कि अंत हो जाएगा। अब देख लेते हैं। तो ये दोस्तों, ये डेटा, ये जो कॉलम है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये हमको आपको याद रखना है। जोतों का आकार के हिसाब से जो बांटा गया है कि कितने हेक्टेयर के जोत को क्या नाम दिया गया है और वह भारत में कितने प्रतिशत है, ये एक्स्ट्रा के तौर पे याद रख सकते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम का नज़रिया एग्जामिनर का बदलता जा रहा है, उस हिसाब से अब ये भी इंक्लूड कर सकता है। बड़ी जोत जो है ऐसे बना के पूछ सकता है कि भारत में जो बड़ी जोतों का आकार है वो पूरे जोतों की संख्या के पूरे जोतों का जो प्रतिशत है उसका 1% है। तो दोस्तों ये गलत है, 1% भी नहीं है, वो है आधा प्रतिशत, लगभग 0.57% से थोड़ा सा, मतलब आधा प्रतिशत से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए, वर्तमान में देश में क्रियाशील जोतों का जो औसत आकार है वो निरंतर घटता जा रहा है। वर्ष 1970-71 में क्रियाशील जोतों का औसत आकार कितना था, वो था 2.28 हेक्टेयर, तथा वर्ष 2015 में कमी पाई गई और यह घटकर 1.08 हेक्टेयर के स्तर पर आ गया। कृषि संगणना एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के अनुमान के अनुसार जो है कि भारत में क्रियाशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जोत आकार जो है कि नागालैंड में है, और जबकि न्यूनतम औसत जोत आकार वो केरल का है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जोत आकार जो है कि भारत के किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों नागालैंड में, और न्यूनतम औसत जोत आकार क्रमशः जो है वो केरल में है। और वर्ष 2015-16 में देश की कुल 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक क्रियाशील जोत धारकों की संख्या उत्तर प्रदेश की तदुपरांत जो है कि बिहार की थी। देखिए ये कह रहा है कि 2015-16 में देश की कुल इतना मिलियन क्रियाशील जोतों में जो है कि 146.45 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक क्रियाशील जोत धारकों की जो संख्या है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में 23.82 मिलियन, और उसके बाद बिहार में है। जोत धारकों की जो संख्या जो सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में है। देश में कुल 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र में शीर्ष स्थान राजस्थान का है। ये कह रहा है कि देश में कुल जो 157.8 जो मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र है, मतलब ऑपरेटेड एरिया है, उनमें जो शीर्ष स्थान पर जो कोई राज्य है तो वो राजस्थान का है। वहाँ पर जो है कि 20.87 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में जितना परिचालित क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा जो है कि राजस्थान में है। अगर 157.82 मिलियन हेक्टेयर परिचालित क्षेत्र है भारत में कृषि का, तो वो जो है कि उसका 20.87 मिलियन हेक्टेयर अकेले राजस्थान में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम और बृहत आकार के जोतों का राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में प्रतिशत भाग जो है कितना है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सीमांत जोत का प्रतिशत आकार कितना है, और लघु जोत का प्रतिशत आकार कितना है, अर्ध मध्यम जोत का प्रतिशत आकार कितना है, मध्यम जोत का प्रतिशत आकार कितना है, बड़े जोत का जो है कि प्रतिशत आकार कितना है, मतलब प्रतिशत में कितना है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये दिया है। ये पूरे भारत के संदर्भ में हम लोगों ने देखा।
अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है वो सीमांत जो लघु है उसका जो प्रतिशत है वो है 80.18%, और जो लघु जोत है वो है पूरे जोत का वो 12.63% है। अर्ध मध्यम जो है ये है 5.51%। मध्यम जोत का आकार वाली जो जोतों की का प्रतिशत है वो है 1.58। और जो बड़ी जोतों का आकार है दोस्तों, बृहद आकार वाली जोतों का जो प्रतिशत है वो है 0.10%। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। यहाँ पर भी सीमांत जोत जो है दोस्तों वो है 80%, और वहाँ पे कितना था, वहाँ था 68 देखिए 68 सीमांत जोत का आकार जो है वो 68.45% है। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि कृषि से संबंधित आंकड़े जितना इस बार के आर्थिकी में दिया हुआ वो हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया है, और किस तरह से सवाल भी बन सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर हमने आप लोगों के सामने शेयर किया। और ये अगर मेरा पहल आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मददगार साबित हो तो कृपया हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।